हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने बहुत ही बढ़िया सी क्लास लेकर आया हूँ और जिसका नाम है इकोनॉमिक्स की क्लास। ये जो क्लास मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स की, माय डियर फ्रेंड्स, ये इतनी अच्छी क्लास है कि मतलब ये किसी बुक्स का नहीं है। बहुत स्पेशल नोट्स मैं तैयार किया हूँ। बहुत दिनों से तैयार किए हुए था और मैं सोच रहा था कि ये नोट्स मैं आप लोगों को शेयर करूँगा ताकि आप लोग भी बेनिफिट हो। दोस्तों, मेरे साथ आप आधा आधा घंटा 40 मिनट बने रहिए। इकोनॉमिक्स जिन दोस्तों को भी लगता है कि बहुत ही हार्ड है, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, आधा से आधा घंटा से लेकर और 40 मिनट के बीच में आपको समझ में आ जाएगा कि इकोनॉमिक्स जितना आप सोचते थे कि हार्ड है, उतना हार्ड नहीं है दोस्तों। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ही आसान है, लेकिन समझा इसको ऐसा समझाया जाना चाहिए कि ये आसान लगने लगे। और समझाने का वही टेक्निक मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। हर डेटा को दोस्तों मैं इस तरीके से अरेंज किया हूँ ताकि आप लोग को याद करने में बहुत ही आसानी हो, बहुत ही मतलब इजीली वे में दोस्तों आप इसको याद कर सकें। इस तरीके से मैंने नोट्स को प्रिपेयर किया है। और जो भी डेटा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ऐसे तो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे डेटा हैं, लेकिन जो एग्जामिनेशन फोकस करता है जिन डेटा पर, उन्हीं डेटा को मैं आपके सामने शेयर करूँगा। काफ़ी कलेक्शन काफ़ी कलेक्शन किया हूँ मैं, और काफ़ी कलेक्शन करने में मुझे समय लगा, ठीक है। और उन्हीं उन्हीं डेटा को मैं, उन्हीं पॉइंट्स को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा जो अक्सर एग्ज़ामों में देखे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बारीकी से आप सुनेंगे दोस्तों, आप सुनेंगे, आप इसको देखेंगे। अगर दोबारा देखने की ज़रूरत पड़े दोबारा आप देख लीजिएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप इसको लिख भी लेंगे अगर कॉपी पर, अगर पॉसिबल है। या दोस्तों अगर नहीं भी लिखेंगे आप, तभी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में, अगर आप जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा। मैं उनको पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा। बस आप इसको ध्यान से सुन लीजिए। आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, जितनी देर का ही वीडियो रहे, मैं टाइम मैटर नहीं करता है दोस्तों, याद करना मैटर करता है। आप इसको ध्यान से सुन लीजिए, याद कर लीजिए। जहाँ जहाँ पे थोड़ा बहुत आपको लिखने की ज़रूरत पड़े आप लिख लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ का टेंशन मत लीजिएगा, पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा, ठीक है। आप अपना नंबर सेंड कीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात कि 4 तरह के क्षेत्र होते हैं इकोनॉमिक्स में। 4 क्षेत्र को 4 क्षेत्र में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। जिसमें पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र और चतुर्थक क्षेत्र। ये चारों क्षेत्रों में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। और एग्ज़ाम का समझ लीजिए कि फेवरेट टॉपिक है ये। एग्ज़ाम में हमेशा देखने को मिलेगा आपको। जैसे बोल देगा कि चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती है, और आपको ऑप्शन में दे देगा बीमा, बैंकिंग, विद्युत, गैस, या इनमें से कोई नहीं। सोचिए दोस्तों, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो क्या आप इसको बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए इन चारों क्षेत्रों को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको क्षेत्र बता देता हूँ दोस्तों। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों? प्राथमिक क्षेत्र में वैसी चीज़ें आती हैं जो कि प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जैसे कि कृषि, मत्स्य, वानिकी, खनन इत्यादि। जो भी प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, वो वो जो होती हैं वो प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए, आप घबराइए मत दोस्तों, समझाने का गारंटी मेरा है, ठीक है। मैं समझाऊंगा आपको। जैसे देखिए यहाँ पे
प्राथमिक क्षेत्र है दोस्तों। तो प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं, प्राकृतिक संसाधन जो कि गॉड गिफ्टेड होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, मत्स्य, वानिकी, खनन, ठीक है ना, ये सब जितने भी होते हैं ये क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं। तो जो ये प्राकृतिक संसाधन हो गए, ये सब जो होते हैं ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं। द्वितीय क्षेत्र में भी कुछ इसी तरीके का है दोस्तों। द्वितीय क्षेत्र में हम बात करें अगर, तो उद्योग, निर्माण, विनिर्माण, विद्युत और गैस, ठीक है, ये 5 चीज़ें जो हैं वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उद्योग, निर्माण, विनिर्माण, विद्युत और गैस, ये चीज़ें द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो याद रखिएगा, जैसे बिजनेस हो गया या मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी हो गया या गैस हो गया, ये 4 चीज़ तो आपको याद रहेगा। ये 4 चीज़ जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैं दोस्तों बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ, एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि जीके है दोस्तों, जीके का पोर्शन है और भी उसमें भी इकोनॉमिक्स है। तो अगर बार बार नहीं बोलूँगा तो आपको याद नहीं होगा, इसलिए एक ही चीज़ को बार बार मैं बोल रहा हूँ। लगातार पढ़ते चला जाऊँगा तो आपको याद नहीं हो पाएगा। आप बस सुनने में बिलीव करिए, याद तो मैं करवा दूंगा आपको बार बार बोलकर। जैसे फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जैसे द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो बिजनेस आता है ना, बिजनेस आता है। उसके बाद निर्माण और विनिर्माण, दोनों में निर्माण है, तो ये किस में आएगा, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत में आएगा। फिर विद्युत और गैस, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तो ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार रिकॉल करता हूँ दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएंगे, प्राकृतिक संसाधन, कृषि, मत्स्य, वानिकी, खनन। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, उद्योग, निर्माण, विनिर्माण, विद्युत और गैस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हो गया बात, ये तो बात हो गई प्राथमिक क्षेत्र का और द्वितीय क्षेत्र का। अब तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं। तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है सेवा, संचार, परिवहन, बैंकिंग और बीमा। ठीक है, देखिए ये तृतीय क्षेत्र हो गया आपका, मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, देखिए अब आपको आसानी होगा देखने में। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे सेवा में ही, सेवा के तहत ही क्या आता है, सेवा के तहत ही आता है आपका ये होटल जो है, होटल जो है आपका सेवा के अंतर्गत ही आता है। तो इस बात को भी याद रखिएगा, होटल क्या है, सेवा दे रहे हैं हम लोग, तो सेवा के अंतर्गत ही होटल आता है। ठीक है, उसके बाद संचार आता है, परिवहन आता है ना, बैंकिंग, बीमा, ये जितने भी चीज़ें हैं, 5 चीज़ें, ये किसके अंतर्गत आएंगी, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, पूछ देगा कि होटल किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, देखिए कितना, अगर जो जानेगा वही ना बता पाएगा, आप खुद सोचिए। जैसे बोल देगा होटल किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन दे देगा आपको प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र। तो बताइए कौन सा मारिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सेब, इसका आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र हो जाएगा इसका आंसर। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इसको बारीकी से जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चतुर्थक क्षेत्र का। तो देखिए चतुर्थक क्षेत्र के अंदर क्या कौन सी चीज़ें आती हैं, देखिए यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा अनुसंधान। अनुसंधान किसके अंतर्गत आएगा, तो चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। नेक्स्ट पॉइंट में है दोस्तों कि
एक बुक है जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो पूछता है कि वेल्थ ऑफ नेशन के राइटर कौन थे, तो एडम स्मिथ थे। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा था, निर्माता कौन थे, तो एडम स्मिथ थे। और एडम स्मिथ को ही फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो ये बात याद रखिएगा। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी कृति है, तो एडम स्मिथ की कृति है। और एडम स्मिथ को ही हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है ना। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे है ना, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, और एडम स्मिथ को ही हम फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग हम लोग एक पॉइंट है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। देखिए एक ये वाला, और एक पूछता है कि भारतीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ है। देखिए दो क्वेश्चन जो है ना, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो अगर याद नहीं रहेगा तो कितना कन्फ्यूजन हो जाएगा। पूछ देगा कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ है, दे देगा कोलकाता, दिल्ली, है ना, चेन्नई, और दे देगा मुंबई। या पूछ देगा भारतीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जो यहाँ पे बोल रहा है ना, भारतीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो क्या मारेंगे हम लोग, तो कन्फ्यूजन रहेगा। तो हम लोग इसका आंसर क्या देंगे, हम लोग इसका आंसर यही देंगे कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जो मुख्यालय है, देखिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय है वो क्या होगा, दिल्ली हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। और है ना, और भारतीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय क्या हो जाएगा, तो कोलकाता हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है ना, भारतीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय क्या हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। तो इन सब बातों को याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा हमेशा आता है। अब देखिए दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो दिया हुआ है भारतीय सांख्यिकी संगठन, तो भारतीय सांख्यिकी संगठन से ही मैं आपको याद दिला देता हूँ कि भारतीय सांख्यिकी संगठन का जो स्थापना है वो किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस। तो याद रखिएगा इस बात को, भारतीय सांख्यिकी संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, कोलकाता में, है ना। और इसका स्थापना किसने किया, तो पीसी महालनोबिस ने किया। किसने किया, पीसी महालनोबिस ने किया। भारतीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में है। और इसका स्थापना किसने किया, तो पीसी महालनोबिस ने किया। और पीसी महालनोबिस ही जो थे वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकर्ता थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पे निर्भर था, किस पे डिपेंड था, तो पीसी महालनोबिस पर, यही स्थापना किए थे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक बात याद दिला देता हूँ कि देखिए केंद्र का केंद्र का राजधानी कहाँ है, तो दिल्ली है। तो केंद्र का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो दिल्ली हो जाएगा। और यहाँ पे आप याद रखिएगा कि भारतीय सांख्यिकी संगठन, तो भारतीय बहुत पहले नाम थोड़ा सा और टाइप का नहीं लग रहा है, तो इसीलिए पहले राजधानी कहाँ थी, तो कोलकाता थी इंडिया की। तो उस तरह से याद रखिए, भारतीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में है। और कोलकाता में
जो मुख्यालय है भारतीय सांख्यिकी संगठन का, तो उसका स्थापना किसने किया? पीसी महालनोबिस। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी वो किस पे बेस्ड थी? तो पीसी महालनोबिस पे ही बेस्ड थी। ये हमेशा एग्जाम में आता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बहुत ही आराम से पढ़ते दोस्तों, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। समझना मैंने इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए, अवमूल्यन का क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ पे दिए हुए है। अवमूल्यन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो डिवैल्यूएशन बोलते हैं, ठीक है। तो अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम होगा यानी गिरेगा, ये अवमूल्यन का मतलब होता है। अवमूल्यन का या डिवैल्यूएशन, देखिए डिवैल्यूएशन से ही लग रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, तो मुद्रा का जो मूल्य है वो गिर जाएगा अगर, तो उसको क्या कहेंगे? अवमूल्यन बोलेंगे। हम लोग के पैसा का वैल्यू अगर कम हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? उसको डिवैल्यूएशन बोलेंगे या अवमूल्यन बोलेंगे। जैसे मान लिया कि लेट अस सपोज दैट, अभी मान लिया कि हम लोग का जो रुपया है, $1 बराबर अगर 70 रुपया होता है, मान लिया, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि $1 जो है वो 70 रुपये के बराबर है, और कल को अगर वही $1 जो है वो 80 रुपये के बराबर हो जाएगा, तो ज़्यादा बेनिफिट किसको मिला? डॉलर को मिला, क्योंकि पहले डॉलर 70 रुपया $1 के बराबर था। अब जब हम 10 रुपया और बढ़ा के देंगे तब $1 होगा। तो इससे क्या हुआ कि $1 का कीमत बढ़ा और हम लोग का कीमत गिरा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं अवमूल्यन। अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम हो जाना यानी कि गिर जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं? अवमूल्यन बोलते हैं या डिवैल्यूएशन बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे क्या बेनिफिट मिलता है, क्या लॉस होता है, ये सब हम लोग जानेंगे। तो आयात सस्ता हो जाता है, जो हमारे घर पे जो सामान आता है, जो हम इंडिया में जो सामान आता है बाहर से जो इम्पोर्ट होता है, तो आयात को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। आयात को क्या मिलता है? बढ़ावा। और निर्यात हो जाता है महंगा। जो यहाँ से सामान निकलता है तो वो निर्यात क्या होता है? घट जाता है। आयात हो जाता है सस्ता, ठीक है। आयात सस्ता होता है यानी कि आयात को बढ़ावा मिलता है, और निर्यात महंगा हो जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आयात को इंपोर्ट बोलते हैं और निर्यात को एक्सपोर्ट बोलते हैं। तीन बातों को ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, आयात को बोलते हैं इंपोर्ट। तो आयात जो होता है वो देश के अंदर वस्तु का आना ही आयात कहलाता है, और जो देश के अंदर वस्तु आएगा तो डिवैल्यूएशन में क्या होगा? जो देश के अंदर वस्तु आ रहा है तो उसको बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। और निर्यात में क्या होगा? देश से जो बाहर सामान जाएगा तो वस्तु देश से बाहर कम निकलेगा। जब डिवैल्यूएशन हो जाएगा तो वस्तु देश से बाहर कम निकलेगा, क्योंकि रुपए की कीमत गिर गया है। $1 जो है अब 80 रुपये के बराबर हो गया है। तो जब अपने देश के रुपए का वैल्यू गिरेगा तो वस्तु देश से बाहर कम निकलेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। अभी तक दोस्तों 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है। डिवैल्यूएशन जो है इंडिया में 3 बार हो चुका है। एक हुआ है 1949 में, एक हुआ है 1966 में, और एक हुआ है 1991 में। तो ये 3 डेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देखिए ये 3 डेट यहाँ पे है, ये देखिए 3 डेट यहाँ पे है ना, ये 3 डेट है ना। तो 1900 जो भारत में मुद्रा का जो अवमूल्यन हुआ तो 3 बार हुआ, 1949 में, 1966 में और 1991 में, ठीक है। 1991 में 2 बार हुआ एक्चुअली, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं हम लोग सकल घरेलू उत्पाद, है ना। क्वेश्चन है हम लोग का कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी से निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद किस प्रकार प्राप्त की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए ये जो पॉइंट है ये बहुत मार्केबल है ना। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से, इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद को, और निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद, है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट किस प्रकार की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो जीडीपी में से मूल्यह्रास को क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना। निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद को हमको निकालना है सकल घरेलू उत्पाद के रूप में, तो कुछ नहीं करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से हम क्या करेंगे, मूल्यह्रास को घटा देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, एनएनपी। यानी कि एनएनपी बराबर होता है जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, ठीक है ना। एनएनपी बराबर क्या होता है, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास होता है। तो इस बात को याद रखिएगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि मूल्यह्रास यानी कि घिसावट इसको बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा कि सकल ग्रॉस से निव्वल प्राप्त करने के लिए मूल्यह्रास यानी कि डिप्रेसिएशन को घटाया जाता है। मूल्यह्रास को तीन चीज़ें बोलते हैं, मूल्यह्रास को कभी कभी डिप्रेसिएशन भी बोलते हैं और कभी कभी घिसावट भी बोलते हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखना बहुत ज़रूरी है ना। कभी कभी एग्जाम में नहीं, आपको खुद कन्फ्यूजन हो जाएगा अगर आप इसको नहीं जानेंगे अच्छे से, लैंग्वेज पर पकड़ नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो मूल्यह्रास को डिप्रेसिएशन भी बोलते हैं और घिसावट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए। अब बोल रहा है कि डोमेस्टिक से राष्ट्रीय निकालने के लिए, ठीक है ना, घरेलू से अगर हमको राष्ट्रीय निकालना है तब क्या करेंगे, तो विदेशी आय को जोड़ देंगे, है ना। ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। डोमेस्टिक से अगर हमको राष्ट्रीय निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम विदेशी आय को जोड़ देंगे। और वही चीज़ यहाँ पर मैं, देखिए यहाँ पे है, सकल से निव्वल निकालना था तो हम क्या कर रहे थे, हम जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटा रहे थे। लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक से अगर हमको राष्ट्रीय निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, विदेशी आय को जोड़ देंगे। क्यों ऐसा करेंगे, ऐसा हम इसलिए करेंगे कि आखिर हमारे जो इंडिया के लोग विदेशों में जाकर जो जॉब कर रहे हैं और फिर इंडिया में आ रहे हैं, तो वो भी तो मतलब विदेशी पैसा ही ला रहे हैं। तो इसीलिए राष्ट्रीय आय जो हम निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, है ना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं, विदेशी आय को ऐड कर देते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक पेज दोस्तों हम लोग का कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो लास्ट में जो एक चीज़ दे रहा है उसको मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसको भी छोड़ना सही नहीं है। देखिए एक ही जगह पर लिखा हुआ है, कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, देखिए ये क्या बोल रहा है, इसको भी जानना जरूरी है। देखिए सकल से निव्वल प्राप्त करेंगे, अगर हम लोग सकल से निव्वल प्राप्त करेंगे तो मूल्यह्रास घटा देंगे, ट्रिक है। और घरेलू से राष्ट्रीय निकालेंगे तो क्या करेंगे, विदेशी आय जोड़ देंगे, है ना। और एनएनपी बराबर क्या होता है, एनएनपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। तो इन बातों को याद रखिएगा। एक पेज हम लोग का कंप्लीट हो गया और दूसरे वीडियो में क्या करेंगे, दूसरा जो पेज है उसको हम कंप्लीट करेंगे। टोटल 5-6 पेज है दोस्तों। 5-6 पेज अगर आप अच्छे से कर लीजिएगा तो लगभग जो है इकोनॉमिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन हाँ एक ओवरव्यू आपको इकोनॉमिक्स का मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसा आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट पेज में जल्दी ही लेकर आऊँगा। तब तक आप अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, इसको रिविज़न कीजिएगा बार बार, जो मैं बताया हूँ आपको। काफ़ी अच्छा नोट्स है दोस्तों। और
ठीक है। और इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। इसको आप 2-3 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है एक-एक चीज़ बारीकी से। हमको तो लग रहा है कि अगर 5-6 क्वेश्चन अगर पूछता है इकोनॉमिक्स में कहीं भी, तो एक क्वेश्चन इसी पेज से आपका आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसका सेकंड वीडियो में लेकर जल्दी ही आऊँगा। कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कर देंगे। और जो चैनल है दोस्तों, इसको आप सब्सक्राइब कर देंगे ताकि और भी वीडियो में डालूँगा तो आप तक ये वीडियो पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।